So to begin with, the first one, dwarfism. It is also known as Loren-Levy syndrome. Dwarfism को Loren-Levy syndrome भी कहते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं dwarfism किस वजह से होता है। Dwarfism is caused due to the hyposecretion of growth hormone in early years of development, यानी कि बच्चों में शुरुआत से ही जब ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो उनका नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। आप यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं। तो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब नहीं हो पा रहा है तो इस कंडीशन में द पर्सन और द चाइल्ड बिकम्स ड्वार्फ। द नेक्स्ट वन इज साइमस डिजीज। In this condition, the blood supply to anterior pituitary becomes vulnerable. इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड सप्लाई जो anterior pituitary को मिल रही है वो सही से नहीं मिल पाती है। तो जब anterior pituitary को ब्लड सप्लाई सही से नहीं मिल पाएगी तो anterior pituitary जो है अपना नॉर्मल फंक्शनिंग भी सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी वैसे तो सबको कंट्रोल कर रहा है, थायराइड को कंट्रोल कर रहा है, गोनाड्स को कंट्रोल कर रहा है, बट डायरेक्टली अगर देखा जाए तो डायरेक्टली ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। तो ब्लड सप्लाई वल्नरेबल हो जाने की वजह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी अपना 100% काम नहीं कर पा रही है, उसका डायरेक्ट जो असर पड़ता है सबसे पहला वो ग्रोथ हार्मोन में पड़ता है। एंड इट इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन इन केस ऑफ अडल्ट्स। अडल्ट्स में ये कंडीशन जनरली पाई जाती है, रेयर कंडीशन है बहुत, जहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही है और उसका सबसे पहला असर ग्रोथ हार्मोन पर दिख रहा है। ठीक है, सो दिस साइमस डिजीज इज एक्चुअली अ वेरी रेयर कंडीशन इन अडल्ट्स वेयर एंटीरियर पिट्यूटरी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई एंड द फर्स्ट वेरी इफेक्ट इज सीन ऑन द ग्रोथ हार्मोन। सो इनिशियली अ पर्सन अफेक्टेड विद साइमस डिजीज वो ऐसा कुछ दिखेगा, उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी के सही काम ना कर पाने की वजह से ग्रोथ हार्मोन भी जो है वो कम सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी का जो ओवरऑल ग्रोथ है वो कम दिख रहा है। पर्सन जो है वो लीन एंड वीक दिख रहा है, काफी कमजोर दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो बॉडी की ग्रोथ हो रही है वो डाउन हो चुकी है आफ्टर बीइंग अडल्ट। तो अब ये वापस छोटा नहीं हो जाएगा, हड्डियां जो बढ़नी थी वो बढ़ गई हैं, अब जो इसकी मस्कुलर ग्रोथ है वो इफेक्ट होगी और पर्सन जो है वो एकदम कमजोर दिखेगा, जैसा आपको यहाँ स्लाइड में दिख रहा है कि इट इज वेरी लीन एंड वीक। और फिर अगर इस साइमस डिजीज का ट्रीटमेंट ऑन टाइम नहीं कराया जाएगा तो ग्रोथ हार्मोन के बाद ये बाकी सारे हार्मोन्स पर भी इफेक्ट करेगा, बाकी सारे ग्लैंड पर भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि दिस डिजीज इज रिलेटेड विद एंटीरियर पिट्यूटरी। तो सबसे पहला असर इसका ग्रोथ हार्मोन पर दिखाई पड़ता है और उसके बाद अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो फिर जो भी ग्लैंड्स एंटीरियर पिट्यूटरी के कंट्रोल में है वो भी धीरे धीरे अफेक्टेड हो जाते हैं। Now a more related condition with Simon disease is Sheehan syndrome। ये भी लगभग साइमस डिजीज जैसा ही है, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर साथ में लिखा है शीहान सिंड्रोम। शीहान सिंड्रोम में भी एंटीरियर पिट्यूटरी की जो ब्लड सप्लाई है वो वल्नरेबल हो जाती है, लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी सी अलग है। ये कंडीशन शीहान सिंड्रोम फीमेल्स में उस वक्त होती है जहां पर डिलीवरी के वक्त ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी से, और जब ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है और इस वजह से ब्लड की सप्लाई एंटीरियर पिट्यूटरी को 100% या ये कह लें इफेक्टिवली ब्लड सप्लाई एंटीरियर पिट्यूटरी को नहीं मिल पाती है। तो अगर आप देखें ओवरऑल साइमस डिजीज में भी एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही थी और यहाँ पर भी शीहान सिंड्रोम में भी एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है। तो ओवरऑल जो रूट कॉज है दोनों का वो सेम है, और चूंकि एंटीरियर पिट्यूटरी को जब ब्लड सप्लाई सही से नहीं मिल पाएगी तो ये अपना फंक्शन भी इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और जो सबसे पहला इसका असर है वो ग्रोथ हार्मोन पर दिखता है। इसीलिए इसको मैंने हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की हेडिंग में डिस्कस किया है। अब ये जो दोनों लिखे हुए हैं एक्रोमेगैली एंड जाइजेंटिज्म, ये है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन का मतलब ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा बॉडी में सिक्रीट हो रहा है। तो अब क्या होगा, एक्रोमेगैली इसमें हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होता है इन केस ऑफ अडल्ट्स। अडल्ट्स के केस में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, एकदम से शुरू से नहीं बढ़ा था, अडल्ट होने के बाद ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बंद हो गया। अब अडल्ट होने के बाद जो बोन्स का इलोंगेशन है, बचपन में तो बोन का इलोंगेशन होता है, सपोज करिए ये बोन्स है तो इनके जो एंड्स हैं इनको बोलते हैं एपीफाइजियल प्लेट्स, तो ये एंड्स खुले रहते हैं, इसलिए बच्चों में हड्डियां बढ़ती रहती हैं। लेकिन अडल्ट होने के बाद ये एपीफाइजियल प्लेट्स क्लोज हो जाती हैं। तो जब एपीफाइजियल प्लेट्स अडल्ट्स में क्लोज हो जाएंगी और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होगा, तो अब क्या होगा, हड्डी तो बढ़ नहीं पाएगी, तो अब कहाँ पर एनलार्जमेंट होगा,
द एनलार्जमेंट विल बी सीन एट द बोन एक्सट्रीमिटीज, यानी जहां पर बोन खत्म हो रही है वहां पर बोन की एनलार्जमेंट आपको दिखाई पड़ेगी, बिकॉज उसके आगे कोई बोन नहीं है। अब जैसे ये वाली बोन नहीं बढ़ सकती है क्योंकि इसके आगे यहाँ पे एक बोन है, फंस गई है बिल्कुल। तो बोन एक्सट्रीमिटीज का मतलब जैसे फिंगर्स, इसके आगे कोई बोन नहीं है, ये एनलार्जमेंट हो जाएगा। ये वाली हड्डी मैंडेबल, इसका एनलार्जमेंट हो जाएगा। आप यहाँ डायग्राम में देखिए बोन का एनलार्जमेंट आपको दिख रहा है, ये वाला बोन जो है मैंडेबल, मैंडेबल का आपको एनलार्जमेंट दिख रहा है। जो नॉर्मल फिंगर्स हैं वो एनलार्ज हैं, जो पैरों की उंगलियां हैं वो भी एनलार्ज हैं, यानी कि पर्सन जो है वो गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस दिखाई पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म मीन्स हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली, यानी बचपन से ही ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा होना। तो अगर बचपन से ही ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है, जैसे यहां पर था बचपन से ही ग्रोथ हार्मोन कम था, तो अब यहां पर बचपन से ही ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, जो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ज्यादा हो जाएगी और जो पर्सन है वो एक जाइंट दिखेगा। आप यहां पर देखिए जो पर्सन है वो नॉर्मल साइज से ज्यादा दिख रहा है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज जाइजेंटिज्म। Now the MSH abnormalities, these can be due to genetic defect in the pathway of melanin synthesis। तो अब ये MSH abnormalities में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। पहला है पाइबाल्डिज्म और दूसरा है विटिलिगो। पाइबाल्डिज्म कॉन्जेनाइटल होता है, ध्यान रखिएगा, पाइबाल्डिज्म जो है वो कॉन्जेनाइटल होता है। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है प्रेजेंट बाई बर्थ, ठीक है। और ये जो विटिलिगो है ये कॉन्जेनाइटल नहीं है। अब यहां पर देखिए पाइबाल्डिज्म कॉन्जेनाइटल है और इस केस में मेलानिन सिंथेसिस इज अफेक्टेड, तो पैच ऑफ स्किन दिख रहा है जहां पर मेलानिन नहीं है, तो ये कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है पाइबाल्डिज्म, जिसमें कि जगह जगह स्किन में मेलानिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ऐसे व्हाइट पैचेस जो है वो स्किन में दिखाई पड़ते हैं। नाउ विटिलिगो विच इज नॉट कॉन्जेनाइटल, ये कॉन्जेनाइटल नहीं है, यानी जब बच्चे की बर्थ होगी तो उस समय ये नॉर्मल दिखेगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मेलानिन की सिंथेसिस पे इफेक्ट पड़ेगा और उसके बाद व्हाइट पैचेस विल स्टार्ट फॉर्मिंग। जैसे कि पाइबाल्डिज्म में था व्हाइट पैचेस जो थे वो शुरुआत से ही थे, यहां पर जो व्हाइट पैचेस हैं वो आफ्टर बर्थ धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होंगे। तो जो पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया, पाइबाल्डिज्म कॉन्जेनाइटल होता है और विटिलिगो कॉन्जेनाइटल नहीं होता है, बर्थ के बाद ये विटिलिगो डेवलप होता है। दोनों में ही कंडीशन सेम होती है, दोनों में ही व्हाइट पैचेस दिखते हैं। अब जो दूसरा डिफरेंस है, पाइबाल्डिज्म में जो व्हाइट पैचेस हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं है, यानी कि बाई बर्थ जितने भी व्हाइट पैचेस होंगे, जो भी उन व्हाइट पैचेस का साइज होगा वो पैचेस का साइज बढ़ेगा नहीं, वो व्हाइट पैचेस उतने ही रहेंगे। जबकि विटिलिगो में जो व्हाइट पैचेस होते हैं दीज आर प्रोग्रेसिव और ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और हो सकता है एक समय आने पर पूरी स्किन में फैल जाएं। So this was all about the pituitary gland, the anterior pituitary and its hormones. Here I have discussed about posterior pituitary, their hormones and the various disorders of anterior pituitary. Anterior pituitary में जो disorders थे वो growth hormone के और MSH के मैंने आपको यहाँ डिस्कस किए। posterior pituitary में जो disorder मैंने आपको डिस्कस किया that is vasopressin का hyposecretion, diabetes insipidus. Now in the next lecture I will take up with some more endocrine glands. So stay tuned. Thank you.